So we were discussing in the last class, the question was on page number 3, question was that calcium carbonate 20 gram was treated with HCl, which is 20 gram of HCl, और पूछा गया था how many gram of carbon dioxide gas is produced and balance reaction is given कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस CaCl2 प्लस H2O, ये जब रिएक्शन हमें दिया हुआ है तो हमें ये बताना था कि व्हाट इज द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा था, मतलब इस कंसेप्ट को, रिलेटेड कंसेप्ट को हमने डिस्कस करा था। कंसेप्ट वाज कि अगर हमें प्रोडक्ट का बताना है कि हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, तो पहले ये पता लगाओ कि इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब यहाँ पे हमें इन दोनों के मोल नहीं दिए हुए, अगर मोल नहीं दिए हुए हैं तब हमें सबसे पहले इसके मोल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। दो तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। सो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग बाय फर्स्ट मेथड, जो हम अभी तक कर रहे हैं मोल कंसेप्ट से। तो मोल ऑफ जो कैल्शियम कार्बोनेट है इट इज 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये हमारे पास मोल्स आ गए 0.2 मोल। इसी तरह से अगर हम मोल ऑफ HCl फाइंड आउट करेंगे तो 20 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास क्या होगा 36.5, सो दिस इज 0.54 मोल हमारे पास आ गए। दोनों के मोल्स आ गए हमारे पास इनिशियली। अब हमने एज्यूम कर लिया, लेट्स एज्यूम दैट CaCO3 is a limiting reagent। CaCO3 क्या है? एक लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो जैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते थे, अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करता है तो साथ में 2 मोल किसके रिएक्ट करेंगे? HCl के रिएक्ट करेंगे। 2 मोल्स ऑफ HCl विल रिएक्ट। तो अगर इसके 0.2 मोल रिएक्ट कर गए हैं तो HCl का कितना रिएक्ट करेगा? 0.4 मोल ऑफ HCl विल रिएक्ट। 1 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट करते हैं, दोनों की मोलर रेशो 1:2 है। तो अगर 1 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो अगर इसके 0.2 मोल रिएक्ट करेंगे तो HCl के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 0.4 मोल। और हमारे पास HCl के अवेलेबल मोल कितने हैं? 0.54, और हमें 0.2 मोल को कंज्यूम करने के लिए चाहिए कितने? 0.4 मोल। इसका मतलब आवर अजम्पशन इज करेक्ट कि 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को पूरी तरह से कंज्यूम करने के लिए 0.4 मोल HCl के चाहिए, और हमारे पास HCl है 0.54 मोल। देयरफॉर कैल्शियम कार्बोनेट इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, इज ए लिमिटिंग रिएजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इतनी बात को समझो कि कैल्शियम कार्बोनेट पूरी तरह से रिएक्ट कर गया। अब अगर हमें ये पता चल गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, अब हम उसकी दोनों के आपस में मोलर रेशो से फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 मोल, आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का अगर रिएक्ट करेगा तो साथ में 1 मोल ऑफ CO2 क्या करेगा? फॉर्म करेगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट 1 मोल इसका रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल फॉर्म करता है। तो अगर इसके 0.4 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्ट करें हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने बनेंगे? 0.4 मोल ऑफ CO2 फॉर्म करेगी। पर हमें क्वेश्चन में इसके मोल ना पूछ के क्या पूछा गया है? मास। तो हम अब यहाँ पे मोल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मास में। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, फिर से अप्लाई करेंगे।
अब ये मोल है हमारे पास 0.4 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के, और उसका मास हमें फाइंड आउट करना है, और उसका मास कितना है, मोलर मास हमारे पास 44 है, तो मास उसका कितना आ गया 0.4 इंटू 44 ग्राम। ठीक है, सो दैट वुड कम आउट टू बी 17.6 ग्राम। ठीक है ये चीज, तो ये हमारे पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कैलकुलेटेड। सो दिस इज द आंसर। फिर से देखो, अगर रिएक्टेंट का हमें बताया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ मिक्स करा, 20 ग्राम के साथ मिक्स करा। मिक्स करने का मतलब ये है कि एक ज़्यादा भी हो सकता है और एक कम भी हो सकता है। तो पहले हमने फाइंड आउट करा कि इन दोनों में से पूरी तरह से रिएक्ट कौन करेगा, तो दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। सो फर्स्टली हमने कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रूव करा कि भी कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएजेंट है। हाउ वी हैव प्रूव्ड, वी हैव फर्स्टली एज्यूम, ये हमारी एजम्पशन हमने मान ली कि कैल्शियम कार्बोनेट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट, तो साथ में क्या करेगा 2 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट करेंगे। तो अगर 0.2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के हैं तो 0.2 मोल के लिए हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, 0.4 मोल्स ऑफ HCl। 0.2 मोल CaCO3 को रिएक्ट कराने के लिए 0.4 मोल HCl चाहिए, वेयर वी आर हैविंग 0.54, यानी कि सफिशिएंट मोल हमारे पास HCl के हैं। इट मीन्स दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। कैल्शियम कार्बोनेट को पूरी तरह से कंज्यूम करवाया जा सकता है। अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट पूरा रिएक्ट कर गया है, ये हमें पता चल चुका है, तो सारा कैल्शियम कार्बोनेट किस में गया, प्रोडक्ट में। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 का बन रहा है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 का। तो अगर ये 0.4 मोल रिएक्ट करेगा तो उसका बनेगा भी कितना, 0.4 मोल। 1:1 की मोलर रेशो है। सो 0.4 मोल से 0.4 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड। मोल आ गए। अगर क्वेश्चन सिर्फ मोल तक होता तो हमारा आंसर यहीं तक था, पर हमें पूछा गया है भाई मास निकालो, तो मोल को मास में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, और मोलर मास हमारे पास 44 है CO2 का। हमारे पास एटॉमिक वेट कार्बन और O के गिवन होंगे, हम जो कि 44 कैलकुलेट कर लेंगे, तो गिवन मास कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज गिवन मास इज 17.6 ग्राम। सो दैट इज द आंसर ऑफ वेट ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड। Now I am going to discuss now the next concept. So I am going to discuss the next concept. On mole concept there are variety of problems. आप फंडामेंटली इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम दी जा सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम इसके ऊपर फॉर्म की जा सकती हैं। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम इसके ऊपर बहुत डिफरेंट टाइप की दी जा सकती हैं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नाउ इट इज बीन पे ऑन पेज नंबर 3। द प्रॉब्लम इज हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करे और ammonia is formed. When hydrogen reacts with nitrogen, ammonia is formed. Now the question is how much ammonia is formed. Find out the how much ammonia is formed when 20 gram of hydrogen reacts. 20 gram of hydrogen react. ये हमें बताया गया है। पहला तरीका रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस हमने कर लिया, इसको रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट करना है वेट ऑफ NH3 फाइंड आउट करना है व्हेन वी आर प्रोवाइडेड कि हाइड्रोजन 20 ग्राम रिएक्ट कर गई है, और अब हमें नाइट्रोजन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया। जब हमें नाइट्रोजन के बारे में कुछ दिया ही नहीं गया तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जो भी हाइड्रोजन दी गई है दैट इज बीन कंज्यूम्ड कम्प्लीटली। इसका मतलब यही लिमिटिंग है, और लिखा भी हुआ है कि 20 ग्राम इज बीन रिएक्टेड कम्प्लीटली। वहीं पर अगर ये लिखा होता है कि 20 ग्राम ऑफ CaCO3 एंड 20 ग्राम ऑफ HCl आर मिक्स्ड टुगेदर, जब आप मिक्स कर रहे हो तो एक ज़्यादा है एक कम है, तब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट होता है। जब आपको ये लिखा ही एक ही रिएक्टेंट की क्वांटिटी दी हुई है, इट मीन्स इट इज़ बीन कंज्यूम कम्प्लीटली एंड रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया
कि हमारे पास 20 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करी गई है, तो हमने मोल निकाले, मोल ऑफ H2। मोल ऑफ H2 हमारे पास फिर से गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमें गिवन होगा, दैट इज 2। तो ये हमारे पास आ गए 10 मोल, तो 10 मोल हाइड्रोजन के हैं। अब हमें हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अमोनिया फाइंड आउट करनी है। सो 3 मोल्स ऑफ H2 व्हेन रिएक्ट्स, देन 2 मोल ऑफ NH3 विल फॉर्म। 3 मोल से 2 मोल्स हैं, तो 1 मोल अगर रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा, 2/3 मोल ऑफ NH3 फॉर्म करेंगे। अब अगर इसके 10 मोल्स हैं, अब अगर 10 मोल्स हैं तो 10 से कितना बनेगा, 2/3 इंटू 10, दैट इज 20/3 मोल ऑफ NH3 विल फॉर्म। ठीक है, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग इज कि अब हमें अगर मोल 20/3 है तो हमें फाइंड आउट करना है फिर से वेट, और मोल को वेट में कन्वर्ट करने का तरीका है गिवन मास बाय मोलर मास, और मोल हमारे पास हैं 20/3 और हमें मास निकालना है, और मोलर मास NH3 का 17 है, ये हमें गिवन होगा। तो वेट हमारे पास NH3 का आ जाएगा 20/3 इंटू 17, इतने ग्राम्स। सो अब आपने कैलकुलेशन कर ली होगी, सो दैट वुड बी कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 113.3 ग्राम। अब देखो ये चीज़, यही प्रॉब्लम को करने का ऑल्टरनेट मेथड भी है। हम जो चीज़ मास को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, हम डायरेक्टली मास से मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो some students are comfortable in doing in mass term also, so I am discussing it in an alternate method. ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, so I am discussing it in a alternate method. Alternate method is like, now we know that कि this is consumed completely, कि 3 मोल H2 के जब रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म करता है। 3 मोल्स ऑफ H2 when reacts, then 2 moles of NH3 forms। तो हम इस चीज़ को मास के टर्म में ये कह सकते हैं, 1 मोल का मास H2 का 2 ग्राम होता है, तो 3 मोल मतलब हो गया 6 ग्राम। सो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तब उस केस में 1 मोल का मास NH3 का 17 है, तो 2 मोल कितना हो गया, 34। सो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया विल फॉर्म। व्हेन 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो उस केस में अमोनिया कितनी फॉर्म करेगी, 34 ग्राम। तो अब अगर हमारे पास हाइड्रोजन 20 ग्राम है, तो व्हेन 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट, देन अमोनिया कितनी फॉर्म करेगी, 34/6 इंटू 20, यानी कि आंसर सेम आ गया, दैट इज 17/3 इंटू 20, सेम आंसर। सो यानी कि फिर से आंसर हमारे पास क्या आ गया, 113.3 ग्राम। सो वी कैन डू इन टर्म्स ऑफ मास ऑल्सो, रेदर देन चेंजिंग कि मास को हमने पहले मोल में कन्वर्ट करा कि 3 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो हमने 20 को मोल में चेंज करा तो हमारे पास 10 मोल आ गया। तो 10 मोल से कितने पहले मोल अमोनिया के कैलकुलेट करें और मोल को मास में कन्वर्ट करा, वो भी सही है। लेकिन इसको ऑल्टरनेट से हम ये भी कह सकते हैं कि 3 मोल हाइड्रोजन के बेसिकली किसके बराबर हैं, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के, और 6 ग्राम जब रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने फॉर्म करेंगे, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म करेगा। तो 20 ग्राम हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगी तब उस केस में अमोनिया कितनी फॉर्म करेगी, that is same amount, that is 113.33 grams. So this is the amount of ammonia is formed.
So this was the concept on limiting reagent, how the reactant is consumed and what is the amount of product is formed. Now I am going to discuss the next concept. अब next concept जो है उसमें हम discuss करेंगे the another way of writing moles, the different formulas of moles. पर उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, देखिए different concentration terms like different concentration term. Molarity, molality, normality, mole fraction. So these are the different terms which we need to study. Molarity, molality, normality, mole fraction, and very rarely use parts per million. And in terms of percentages, percentages means percentage weight by weight, percentage weight by volume, percentage volume by volume. So these are few terms which we need to discuss firstly, then we can discuss the next level of the mole concept. तो हमें molarity, molality, normality, mole fraction, parts per million और percentages, that is percentage weight by weight or percentage weight by volume and volume percentage volume by volume. So these terms firstly we will discuss. We will start up with the initial term, that is first term, that is molarity. So we will start up with the molarity. Molarity is represented by capital M. Now we are going to define what is the molarity. Molarity is number of moles of solute added, number of moles of solute added per liter of solution. That is volume of solution should be in the unit of liters. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में N/V भी लिख सकते हैं और इसके अगर हम यूनिट्स देखें तो यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी जो होंगे दैट इज मोल पर लिटर और मोलर भी इसे बोल सकते हैं या फिर कैपिटल M itself act as a unit. It is the number of moles of solute. तो यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट टर्म यूज करी solute. तो solute added to the volume of solution. Solution basically एक मिक्सचर होता है जो कि जिसमें एक solute है, solvent है. जैसे बड़े सिंपल तरीके से बात करी जाए, जैसे एसिड सॉल्यूशन है जिसमें एसिड सॉल्यूट हो गया और वाटर बेसिकली क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट. अगर हम उसे लिखते हैं एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन. इसी तरह से जैसे हमने लिखा सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्ट सॉल्यूशन लिखने का मतलब है सॉल्ट इज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जनरली कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता है, देन वी टेक वाटर एज अ सॉल्वेंट. सिमिलरली जैसे मैंने लिखा NaOH सॉल्यूशन, एक्वस NaOH सॉल्यूशन, then NaOH is a solute and aqueous that is water is a solvent. तो अब जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड हैं पर लिटर ऑफ सॉल्यूशन उसी वैल्यू को बेसिकली क्या कहते हैं मोलैरिटी. ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में समझेंगे अगर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट अब जो नोट डाउन करवाने वाली हूँ. मोलैरिटी हो गई मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय V जो है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है
और n बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। सो m इज मोलैरिटी। जब मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोलैरिटी। So we are discussing molarity is number of moles of solute added per liter of the solution. So next I am explaining this formula, how this formula comes, molarity equal to mole of solute divided by volume of solution. हम इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में हमने जैसे ये वाटर लिया, वाटर सॉल्वेंट लिया, और अगर हमने इसमें 3 मोल शुगर के ऐड करे, तो अब पहली बात कि शुगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। जब हम शुगर को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर देंगे तो वो रिजल्टेंट जो बनेगा दैट वुड बी द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में यानी कि जब ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद यहाँ पे शुगर जब ऐड हो जाएगी, नाउ दिस इज नॉट नोन एज सॉल्वेंट, नाउ दिस इज नोन एज सॉल्यूशन, और इसे हम क्या बोलेंगे, शुगर सॉल्यूशन, इसे शुगर सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो इस शुगर सॉल्यूशन के की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब मोलैरिटी क्या है, तो उस केस में अब हम यहाँ पे लेट सपोज कि मैंने ये 3 मोल शुगर के ऐड करे हैं 10 लीटर ऑफ वाटर में। अब दिमाग में ये आता है कि जब हमने शुगर वाटर में डाला तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, बट द वॉल्यूम रिमेन ऑलमोस्ट सेम, सो इट इज द नियरली 10 लीटर, वी विल टेक इट टू बी 10 लीटर। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब हमने 10 लीटर सॉल्यूशन लिया, सो 10 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 3 मोल of sugar. 10 liter solution contain 3 mole of sugar, then 1 liter solution will contain 3 by 10 mole of sugar, that is 0.3 mole. तो ये 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है वही बेसिकली क्या कहलाती है, मोलैरिटी, जो कि हम यहाँ पे फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर ही रहे हैं। दैट इज मोलैरिटी इज N/V। 1 लीटर में हमें फाइंड आउट करना है। अगर मैं शुरू में ही ये बोल देती दैट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 3 मोल्स ऑफ शुगर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 3 मोल्स ऑफ शुगर, देन दैट 3 इज आवर मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट के हैं दैट इज व्हाट इज द मोलैरिटी। अब आप इस चीज को मोलैरिटी का मीनिंग भी समझ सकते हो कि जब भी आपको मोलैरिटी की वैल्यू दी हो तो इसका मतलब उसका यही होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने मोल सॉल्यूट के हैं जितनी मोलैरिटी की वैल्यू है। तो मोल हमारे पास हो गए, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का 10 हो गया, मोल सॉल्यूट के 3 हो गए, तो ये हमारे पास आंसर 0.3 आ गया। अब जब ये 0.3 आ गया तो अब आप इस चीज को लिखोगे कैसे, यहाँ पे तो हमने लिखा कि 1 लीटर में 0.3 मोल है, लेकिन जब आप मोलैरिटी की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करते हो देन यू शुड राइट इट मोल पर लीटर इसको, या फिर आप इसे 0.3 m भी लिख सकते हैं, 0.3 m ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हियर m इज द यूनिट। 0.3 m लिखने का मतलब ही यही है, दैट इज 1 लीटर सॉल्यूशन का जब हम लेते हैं तो उसके अंदर 0.3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं। अब जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन लिखा है तो ये शुगर ही बेसिकली क्या हो गया, सॉल्यूट। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे लिया होता HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ये HCl ही बेसिकली क्या होता, सॉल्यूट होता। अब सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन लिखने का मतलब ये है कि ये चीज प्योर नहीं है, सिंगल नहीं है। जैसे ये सॉल्वेंट लिखने का मतलब होता है सिर्फ वाटर है, प्योर है, जैसे सिर्फ एक सिंगल लिक्विड है। सॉल्यूशन मीन्स इट इज अ मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है। अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि ये सॉल्यूशन, शुगर तो पता चल रहा है सॉल्यूट है, पर सॉल्वेंट तो पता नहीं चल रहा, तो हम इसे ऑब्वियस मान लेते हैं कि यहाँ भी ये एक्वा सॉल्यूशन है, कि इसमें सॉल्वेंट जो है वाटर है।
इसी तरह से अगर हम HCl सॉल्यूशन लेते हैं तो इट मीन्स दैट HCl इज अ सॉल्यूट and water is a solvent, so it is considered as aqueous solution. Now I am discussing next is this concept. If I am taking HCl aqueous solution, it means HCl is a solute and water is a solvent. Now next is Now I am taking again the example. If it is written in a solution 2 moles of NaCl is present and volume of solution is let's suppose 10 liter. Now what is the molarity? आप इसे यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं या फॉर्मूला. मोलैरिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब नाउ दी NaCl is considered as the solute. Volume of solution is 10 liter, so it would be 2 upon 10. So that is 0.2 m is the molarity of the solution. So molarity of solution is calculated when by dividing the mole of solute to the volume of solution. So there are 2 moles of NaCl and it is present in 10 liter of solution. 10 liter of solution. So mole of solute divided by the volume of solution, then it is the molarity. अगर हमें इसे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना है, so let's suppose if I will tell it that is in spite of taking 2 mole, I will write it 5.85 gram of NaCl is present and volume of solution is 10 liter. Then what is the molarity? Now molarity is mole of solute by volume of solution. हमें पहले 2 मोल दिए हुए थे, अब हमें मोल क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट ही कैलकुलेट करेंगे मोल ऑफ सोल्यूट. तो मोल ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा? गिवन मास बाय मोलर मास. गिवन मास कितना है? 5.85. अब मोलर मास कैसे कैलकुलेट होगा NaCl का? अब हमें ये चीज़ गिवन होगी, दैट इज अटोमिक वेट ऑफ Na दैट इज 23 एंड अटोमिक वेट of Cl is 35.5. This would be given to us. Then what is the molar mass NaCl? So it would be 58.5. So answer would be 0.1 mole. 0.1 mole. अब हमारे पास मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है. So now the molarity is mole of solute is 0.1. Volume of solution is 10. So answer is 0.01 mole per liter. So molarity of solution is that 1 लीटर अगर हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर 0.01 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट है. इस चीज़ को इस तरह भी समझो कि मोलैरिटी हमें ये स्ट्रेंथ बताती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल सॉल्यूट का मिक्स्ड है. सो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 0.01 मोल ऑफ NaCl इज प्रेजेंट. सो दिस इज द मोलैरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट सेम कंसेप्ट. अभी भी ये कंसेप्ट पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ है. Again I am explaining. Let's suppose if now I am considering sodium acetate solution and it contain 0.1 mole of sodium acetate solution and the volume of solution is 100 ml. Now what is the molarity?
हमें फाइंड आउट करनी है मोलैरिटी. व्हाट इज़ दी मोलैरिटी? अब अगर हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, फिर से मोलैरिटी इज मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मोल सॉल्यूट के हमारे पास कितने हैं? 0.1, 0.1 सोडियम एसीटेट. नाउ इन मोलैरिटी वी नीड टू टेक वॉल्यूम इन द यूनिट्स ऑफ लीटर्स, और हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml. तो अगर हम इसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 ml इज 10⁻³ लीटर्स के बराबर होता है. तो ये हमारे पास आ गया 0.1 लीटर. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना हो गया? 0.1. तो मोलैरिटी कम्स आउट टू बी 1. सो मोलैरिटी इज 1 मोल पर लीटर. दैट इज मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, एंड दैट सॉल्यूट इज सोडियम एसीटेट. देखो यहाँ पे कि पिछले क्वेश्चन में हमने करा था कि हमें मास गिवन था. सो मास गिवन था तो हमने मोल में चेंज करा, वॉल्यूम वाज गिवन इन लीटर्स. अब अगर हमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में देने के बजाय वॉल्यूम किस में गिवन है? ml में. सो इट शुड बी चेंज इन द यूनिट्स ऑफ लीटर. तो मोलैरिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब लेना है, सो दैट वॉल्यूम शुड बी इन द यूनिट्स ऑफ लीटर. तो ये रिलेशन आप याद रखो, दैट इज 1 ml इक्वल टू 10⁻³ लीटर, 1 ml इक्वल टू 1 cm³, 1 लीटर इक्वल टू 1 dm³, ये इसके बराबर होता है. एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ m³. ये हमें ज़रूरत पड़ सकती है, और इस चीज़ को ध्यान से देखें. 1 लीटर इक्वल टू 1 dm³ मीन्स मोलैरिटी मोल पर लीटर में लें या मोल पर dm³, दैट कम्स आउट टू बी सेम. So 1 ml and 1 cm³ is same. So when the volume is given 100 ml या फिर 100 cm³, तो अगर हमने उसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो उसे इंटू 10⁻³ कहने का मतलब है डिवाइडेड बाय 1000 करना है. So volume of solution would be 0.1 liter. Now we are discussing next is अब हमारे पास है फॉर्मूला मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब हम ये भी तो हो सकता है कि हमें मोलैरिटी गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो हम इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मोल. तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू m इंटू वी. अब यहाँ पे n का मतलब हमने पहले भी समझा है, तो n इज मोल ऑफ सॉल्यूट. तो जब भी हम मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट. मोलैरिटी व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम देन इट विल गिव अस मोल ऑफ सॉल्यूट. तो अब हमारे पास ऑलरेडी हमने मोल का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास. मोल इज ऑल्सो इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर. अब हमने मोल पढ़ा है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. तो ये फॉर्मूला पढ़ने के बाद अब जब मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम है, तो ये अप्लाई जब करते हो तो ये याद रखो कि मोल हमें जब भी इससे मिलेगा तो वो मोल सिर्फ सॉल्यूट का मिल सकता है, सॉल्वेंट का नहीं. लेकिन गिवन मास बाय मोलर मास, मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, दीज आर जनरल. आप वाटर पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप शुगर पे भी अप्लाई कर सकते हो. जब आप शुगर सॉल्यूशन ले रहे हो, शुगर सॉल्यूशन में अगर शुगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पे मोल शुगर के ही आएंगे. लेकिन ये फॉर्मूले से अगर आप मास सॉल्वेंट का लेते हो तो मोलर मास भी सॉल्वेंट का, तो मोल किसी के भी निकाल सकते हो, सॉल्वेंट पे भी सॉल्यूट पे भी. लेकिन मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करने पे मोल किसके फाइंड आउट किए जा सकते हैं? सिर्फ सॉल्यूट के फाइंड आउट हो सकते हैं. सो दिस इज द अनदर वे ऑफ फाइंडिंग. इसी तरह से हम ये भी सोच सकते हैं, अगर हमारे पास मोलैरिटी गिवन है, मोल गिवन है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड.
बट मोस्टली अगर हम मोल कंसेप्ट जब हमने आगे पढ़ना है तो मोस्टली द क्वेश्चन इज ऑन द मोल, दैट मोल ऑफ सोल्यूट इज कैलकुलेट हमें करने होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. नाउ आई एम डिस्कसिंग नेक्स्ट concept on it, that is effect of dilution on molarity. Of dilution on molarity. This is very important concept, effect of dilution on molarity. When volume of solution is increases, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम सोल्यूशन का क्या कर जाता है, इंक्रीज. देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शुगर सॉल्यूशन है, ये हमारे पास क्या है, शुगर सॉल्यूशन. ये शुगर सॉल्यूशन है. मान लो इसी शुगर सॉल्यूशन में हमने और जो है सॉल्वेंट ऐड कर दिया. सॉल्वेंट दैट इज वाटर, वाटर हमने ऐड कर दिया. जब हम उसी शुगर सॉल्यूशन में और पानी ऐड कर देंगे तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा. बट ऑब्वियस है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. यानी कि अगर मान लो ये पहले जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 ml है, अगर मैंने इसके अंदर और पानी ऐड कर दिया तो ये लेवल इसका क्या कर जाएगा, रेज कर जाएगा. सो इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, डाइल्यूशन, कि हमने उस सॉल्यूशन को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया. सो नया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेट सपोज हमारा 500 ml बन गया, लेट सपोज. तो इसका मतलब हमने बाहर से वाटर कितना ऐड करा, 400 ml. तो डाइल्यूट करने से फ़ायदा क्या हुआ. अब मान लो कि इसके अंदर जो 100 ml है वो शुगर जो है इसके अंदर जो प्रेजेंट थे, मोल ऑफ शुगर जो थे दैट वाज 0.1 मोल. अब इसकी मोलैरिटी क्या होगी, मोल बाय वॉल्यूम. इसकी मोलैरिटी में मोल कितने हैं, 0.1. वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना है, 0.1. 100 ml, ml को लीटर में चेंज करा, सो मोलैरिटी वाज 1. अब जब हम इसमें बाहर से पानी डाल रहे हैं तो इसका मतलब मोल हम चेंज कर रहे हैं या मोल उतना ही रह रहा है, मोल तो उतना ही रह रहा है शुगर का. तो शुगर अभी भी इसके अंदर कितनी है, 0.1 मोल है. लेकिन अब वो 0.1 मोल जो है वो कितने प्रेजेंट है, 500 ml में. 500 ml का मतलब कितना हो गया, 0.5 लीटर में प्रेजेंट है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर इंक्रीज कर गया है, मोल उतना ही है, वॉल्यूम अगर हमने बढ़ा दिया है तो मोलैरिटी की वैल्यू सेम आएगी या कम आएगी, कम आएगी. देखो ये चीज़, मोलैरिटी मोल बाय वॉल्यूम. लेट सपोज इसे हम पहले m1 ले लेते हैं, इसे v1 ले लेते हैं. इसे नई मोलैरिटी को m2 ले लेते हैं, मोल तो वही है, और इसको वॉल्यूम को क्या ले लिया, v2. मोल अभी भी हमारा 0.1 है. जब हमने बाहर से मोल ऐड करा ही नहीं है तो अगर पहले 0.1 था तो अभी भी 0.1 है. लेकिन बाहर से हमने इसके अंदर और पानी डाल दिया, पानी डालने से हमारे पास इंक्रीज क्या करा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कर गया, इंक्रीज. तो 0.5 लीटर हो गया ये अब, यानी कि दिस वैल्यू कम आउट टू बी 0.2. तो पहले मोलैरिटी थी 1 मोलर, अब मोलैरिटी कितनी आ रही है, 0.2. तो इसका मतलब डाइल्यूशन का असर क्या हुआ, हमने दो बातें सीखी. डाइल्यूशन से जब हम बाहर से सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, पहला इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट, मोलैरिटी सॉल्यूशन की क्या कर जाती है, डिक्रीज. पहले मोलैरिटी थी 1, अब मोलैरिटी क्या हो गई, 0.2. सो डाइल्यूशन करने पे दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एंड मोलैरिटी डिक्रीजेस, बट मोल ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम. जैसे अगर आप एक घर में ग्लास, शुगर ग्लास का लेते हो, शुगर आपने पानी डाली हुई है, शुगर आप उसको डाइल्यूट करना चाहते हो, आपको बहुत मीठा लग रहा है, आप उसमें और पानी डाल देते हो, तो मोल तो वही रहा, लेकिन अब बढ़ क्या गया, सॉल्वेंट बढ़ गया, जिसकी वजह से वो लेस कंसंट्रेटेड होगी, अब आपको वो कम मीठा लगता है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑन द डाइल्यूशन.